एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चिंगारी। चिंगारी बहुत ही चतुर और खुशमिजाज थी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर गांव के खेतों में उड़ती, दाना चुगती और अपने दोस्तों के साथ खेलती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल थे। चिंगारी ने देखा कि एक स्टॉल पर बिरयानी बन रही थी जिसमें खुशबूदार मसाले और चावल की महक दूर दूर तक फैली थी। चिंगारी को बहुत भूख लगी, लेकिन वो सोच में पड़ गई कि वो इतनी छोटी है, कैसे बिरयानी खा पाएगी। चिंगारी ने एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर एक छोटा सा घोंसला बनाया जो बिरयानी के स्टॉल के पास था। चिंगारी ने स्टॉल वाले से मीठी आवाज में कहा, भैया थोड़ी सी बिरयानी हमें भी दे दो, हम छोटे हैं लेकिन बहुत भूखे हैं। स्टॉल वाला हंस पड़ा और उसने थोड़ी सी बिरयानी चिंगारी और उसके दोस्तों को दे दी। चिंगारी और उसके दोस्तों ने मिलकर बिरयानी खाई और बहुत खुश हुए। उन्होंने गांव के बाकी पक्षियों को भी बुलाया और सबने मिलकर एक बड़ा सा जश्न मनाया। उस दिन से गांव में ये कहावत चल पड़ी, चिड़िया की बिरयानी मेहनत और दोस्ती की निशानी। चिड़िया की बिरयानी का मजा लेने के बाद चिंगारी और उसके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना इस खुशी को पूरे गांव के साथ बांटा जाए। उन्होंने गांव के सभी पक्षियों को बुलाया, तोते, मैना, कौवा और यहाँ तक कि दूर से आए प्रवासी पक्षी भी। सब ने मिलकर एक बड़ा सा पेड़ चुना जहाँ सब बैठ सके और मिलकर खाना खा सके। चिंगारी ने सोचा कि सिर्फ बिरयानी ही नहीं, कुछ और भी बनाना चाहिए। उसने अपने दोस्त मैना से कहा, मैना तुम मीठे गीत गाती हो, क्या तुम हमारे लिए एक खास गाना गा सकती हो? मैना ने खुशी से हामी भरी और एक प्यारा सा गीत गाया जिससे सबका दिल खुश हो गया। फिर चिंगारी ने कौवे को बुलाया और कहा, कौवा भाई आप बहुत दूर दूर तक उड़ते हैं, क्या आप हमारे लिए कुछ फल ला सकते हैं? कौवे ने उड़ान भरी और जंगल से ताजे जामुन, आम और बेर लेकर आया। सब ने मिलकर फल खाए और बिरयानी का मजा दुगुना हो गया। एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव की अपनी एक अलग ही लय थी, लेकिन इस लय का सबसे खूबसूरत हिस्सा था रविवार का दिन। गांव के बीचों बीच एक पुराना मिट्टी का मकान था जिसके आंगन में एक विशाल नीम का पेड़ था। यहाँ रहते थे काका। काका का कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, ना ही कोई चमकदार बोर्ड लगा था। उनकी बस एक ही खासियत थी, वे केवल रविवार के दिन मटन पकाते थे। हर रविवार सुबह 4 बजे जब पूरा गांव सोया होता था, काका अपनी पुरानी साइकिल उठाकर शहर की ओर निकल जाते। वे खुद खड़े होकर सबसे ताजा मांस चुनते। कसाई अक्सर उनसे कहता, काका आप 100 किलो मटन ले जाते हो, गांव छोटा है, इतना बिक कैसे जाता है? काका बस मुस्कुराते और कहते, बेटा मैं मांस नहीं, लोगों की उम्मीदें लेकर जा रहा हूँ। घर लौटते ही आंगन में उत्सव शुरू हो जाता। काकी की पत्नी, जिन्हें सब काकी कहते थे, सिलबट्टे पर मसाले पीसना शुरू करती। दालचीनी, बड़ी इलायची, जावित्री और लाल मिर्च की सौंधी महक पूरे मोहल्ले में तैरने लगती। काका का मानना था कि मिक्सी के पिसे मसाले स्वाद की आत्मा मार देते हैं। काका बड़े लोहे के कड़ाहे को लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाते। वे कहते थे, मटन तब तक मटन नहीं बनता जब तक लकड़ी का धुआं उसमें अपनी कहानी न लिख दे। घंटों तक धीमी आंच पर मटन पकता रहता। जैसे जैसे ग्रेवी गाढ़ी होती और तेल ऊपर तैरने लगता, गांव के बच्चों की टोली आंगन के बाहर चक्कर लगाने लगती। एक बार काकी ने काका से पूछा, सुनते हो लोग आपको इतना प्यार देते हैं, क्यों ना हम इसे रोज का धंधा बना ले? शहर से भी लोग आएंगे, हम अमीर हो जाएंगे। काका ने करछुल चलाते हुए बड़े शांत स्वर में कहा, भाग्यवान, दुनिया में हर चीज मिल सकती है, बस इंतजार नहीं मिलता। लोग हफ्ते भर इस स्वाद के लिए तरसते हैं, इसीलिए इसकी कीमत है। जिस दिन ये रोज मिलने लगेगा, उस दिन ये सिर्फ खाना रह जाएगा, एहसास नहीं। एक रविवार शहर का एक बड़ा रेस्टोरेंट मालिक अपनी महंगी गाड़ी में वहां आया। उसने काका का मटन चखा और दंग रह गया। उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और मेज पर रख दी। उसने कहा, काका ये लो 5 लाख रुपए, मुझे अपना सीक्रेट मसाला और रेसिपी बता दो, मैं शहर में तुम्हारे नाम का बड़ा होटल खोलूंगा। काका ने बिना नोटों की तरफ देखे कहा, बेटा मेरा कोई सीक्रेट मसाला नहीं है, मेरा सीक्रेट है ये चूल्हे की धीमी आंच, ये सिलबट्टे का पिसा मसाला और वो लोग जो धूप में खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे शहर की गैस और मशीनों में यह स्वाद नहीं आएगा। व्यापारी अपना समूह लेकर वापस चला गया।
वक्त बीतता गया, काका की कमर झुक गई और हाथ कांपने लगे। गांव वालों को डर था कि काका के बाद ये स्वाद कहीं खो न जाए। काका और काकी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। तभी एक दिन एक अनाथ लड़का गांव में काम की तलाश में आया। वो भूखा था और काका के दरवाजे पर आकर गिर पड़ा। काका ने उसे खाना खिलाया और उसे अपने पास रख लिया। उस लड़के ने धीरे धीरे काका की उंगलियों के जादू को सीखना शुरू किया। उसने सीखा कि कैसे मसालों को पहचाना जाता है और कैसे आग की तपिश को महसूस किया जाता है। महीने बीतते गए और राजू काका की छाया बनकर रहने लगा। काका उसे केवल खाना बनाना नहीं सिखा रहे थे, बल्कि वे उसे धैर्य का पाठ पढ़ा रहे थे। काका अक्सर कहते, राजू, जब हांडी चूल्हे पर चढ़ती है तो जल्दबाजी मत करना। अगर आग तेज हुई तो मांस जल जाएगा और अगर धीमी हुई तो स्वाद नहीं उभरेगा। मटन को पकने नहीं, उसे पिघलने देना। एक दिन अचानक काका की तबीयत बिगड़ गई। रविवार का दिन करीब था और पूरे गांव में खबर फैल गई कि शायद इस बार काका का मटन नहीं बनेगा। लोग उदास थे। रविवार की सुबह गांव में वो हलचल नहीं थी जो हमेशा होती थी। जब राजू ने काका को बिस्तर पर लेटे और उनकी आंखों में एक खालीपन देखा तो उसने मन ही मन कुछ ठान लिया। वो उठा और काका की वही पुरानी साइकिल लेकर चुपचाप शहर निकल गया। 100 किलो मटन, वही ताजे मसाले और लकड़ियाँ। काकी ने घबराकर पूछा, राजू बेटा, क्या कर रहे हो? अकेले संभाल पाओगे? राजू ने बस इतना कहा, काकी, काका का राज अब मेरी जिम्मेदारी है। आज चूल्हा ठंडा नहीं रहेगा। वो ऐतिहासिक रविवार, दोपहर के 12 बजे। गांव के लोग दूर से देख रहे थे कि काका के आंगन से धुआं उठ रहा था। खुशबू वही थी, सौंधी, मसालेदार और दिल को छू लेने वाली। भीड़ धीरे धीरे जुटने लगी, लेकिन सबकी आंखों में एक सवाल था, क्या राजू वो स्वाद दे पाएगा? राजू पसीने से तरबतर था। उसकी आंखें चूल्हे के धुएं से लाल थीं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ हांडी पर था। जब पहली प्लेट परोसी गई तो गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग रामू दादा को बुलाया गया। रामू दादा ने कांपते हाथों से पहला निवाला लिया। पूरा आंगन शांत था। दादा ने अपनी आंखें बंद की, स्वाद को महसूस किया और फिर उनकी आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। उन्होंने राजू के सिर पर हाथ रखा और चिल्लाकर बोले, काका रिटायर हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वाद अमर हो गया है। उधर जिस व्यापारी को काका ने दुत्कारा था वो हार नहीं माना था। उसने सोचा कि काका तो बूढ़े हो गए हैं, इस लड़के को लालच देकर डराया जा सकता है। उसने गांव में एक नया मड मटन का आलीशान रेस्टोरेंट खुलवा दिया, ठीक गांव के मुहाने पर। उसने विज्ञापन दिए, काका से बेहतर स्वाद, कम दाम में और रोज मिलेगा। शुरू में कुछ लोग जिज्ञासा में वहां गए। वहां एयर कंडीशन था, साफ टेबल थी और खाना जल्दी मिल रहा था। राजू के आंगन में भीड़ कम होने लगी। काकी चिंतित थी, लेकिन काका ने बिस्तर से मुस्कुराते हुए राजू से कहा, बेटा, असली सोना आग में तपकर ही निखरता है। तुम अपना काम मत छोड़ना। व्यापारी का रेस्टोरेंट ज्यादा दिन नहीं चला। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वाद मशीनी था। लोगों को एहसास हुआ कि वहाँ पेट तो भरता है, लेकिन मन नहीं। वहाँ वो इंतजार का मजा नहीं था। शहर के लोग जो रविवार को खास तौर पर काका के गांव आते थे, उन्हें व्यापारी के होटल में वो रूहानियत नहीं मिली। 2 महीने के भीतर व्यापारी का होटल खाली हो गया और काका के आंगन में फिर से मेला लगने लगा। राजू ने साबित कर दिया कि विरासत केवल खून से नहीं, बल्कि गुरु के प्रति समर्पण और कला के प्रति ईमानदारी से चलती है।